स्वागत है आपका हमारे पंडित यूट्यूब चैनल में। आज हमारा विषय है हिंदी बारह खड़ी। हिंदी बारह खड़ी। बारह खड़ी हिंदी भाषा की रीढ़ है। इसके आधार पर ही हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। बारह खड़ी की बारीकी से अध्ययन कर हम अपने हिंदी की पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए बारह खड़ी एक योग्य एवं कुशल शिक्षक से सीखनी चाहिए, एक कुशल अध्यापक से सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं बारह खड़ी का क्या अर्थ है। बारह खड़ी दो शब्द से बना है, बारह और खड़ी। बारह का अर्थ होता है 12 स्वर वर्ण। यहाँ 12 स्वर वर्ण को लिखा गया है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये 12 स्वर वर्ण हैं। और खड़ी का अर्थ होता है तैयार। यानी ये 12 स्वर जब प्रत्येक व्यंजन के साथ मिलता है तो एक नई ध्वनि तैयार हो जाती है, एक नई ध्वनि खड़ी हो जाती है, एक नया अक्षर बन जाता है। उससे ही हम 12 खड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एक व्यंजन है क व्यंजन में हम अ स्वर लगा देते हैं तो ये बन जाता है क। एक नई ध्वनि जो है ये बन जाती है, ये क। इसी नई ध्वनि को हम क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। फिर जब हम क में आ की मात्रा लगा देते हैं, यानी आ का चिन्ह लगा देते हैं, तो क से एक नई ध्वनि बन जाती है, वह है का। यही ध्वनि, यही नई ध्वनि, यही नया अक्षर जो है 12 खड़ी कहलाता है। ये जो नई ध्वनि आकर खड़ी हो जाती है, एक नई ध्वनि एक नए रूप में आकर खड़ी हो जाती है, इससे ही हम 12 खड़ी कहते हैं। तो चलिए हम अब 12 खड़ी को पढ़ते हैं। तो 12 खड़ी में ये 12 स्वर वर्ण हैं। इसमें जो है री को नहीं रखा गया है। री एक स्वर वर्ण है, लेकिन री को जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो री को क्यों नहीं रखा है, मलुकदास ने और अन्य विद्वानों ने यह कहना बड़ा मुश्किल है। शायद र जो व्यंजन है, र व्यंजन में ई की मात्रा नहीं लगती है, कभी नहीं लगती है। शायद इसलिए नहीं रखा होगा, शायद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 12 स्वर के जो है मात्राएं यहाँ लिखी गई हैं। 11 मात्राएं हैं। ये 11 स्वर के 11 मात्राएं हैं, क्योंकि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क में अ लगा देते हैं तो बन जाता है का। एक नई ध्वनि बन जाती है क, एक नया अक्षर बन जाता है क, यानी इसका रूप बदल जाता है। तो ये इसमें अ स्वर लगा हुआ है, क व्यंजन में अ स्वर लगा हुआ है और ये क्या बन गया है? क। अब ये क व्यंजन है, क ये व्यंजन है और इसमें आ की मात्रा कहाँ लगती है? तो ये वर्ण के बाद में। तो ये क में आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो गया का। फिर क में ई की मात्रा लगा देते हैं, ई की मात्रा
कहाँ लगती है? ये व्यंजन के प्रारंभ में, शुरू में। तो क में ई की मात्रा लगा देते हैं तो एक नई ध्वनि बन जाती है कि। क में ई की मात्रा लगा देते हैं, ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है तो ये हो जाता है की। क में उ की मात्रा लगा देते हैं तो ये उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, ये कु। क में उ की मात्रा ये भी नीचे, व्यंजन के ठीक नीचे जो है उ की मात्रा लगती है, कु। क में ए की मात्रा ऊपर लगती है, क में एकार के, कई। क में ऐकार कई। को की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है, ये क में ओकार को। कौ, औ की मात्रा ये व्यंजन के बाद में लगती है, कौ। अंग की मात्रा ये व्यंजन के ऊपर लगती है और अह की मात्रा ये व्यंजन के बाद लगती है, कंग कह। तो इस तरह से ये, इसको हम क्या कहेंगे? 12 खड़ी, यानी स्वर वर्ण या स्वर वर्ण के चिन्हों को क में यहाँ लगाया गया है और इसका रूप, इसकी ध्वनि, आवाज जो है बदल जाती है। इसका एक नया रूप हो जाता है, एक नए रूप में ये खड़ा हो जाता है, एक नई ध्वनि लेकर जो है खड़ी हो जाती है। इसे ही 12 खड़ी कहते हैं। अब हम ख में आते हैं। ख में आ की मात्रा खा, ख में ई की मात्रा खी, ख में ई की मात्रा खी, ख में उ की मात्रा खु, ख में उ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खौ, ख में उनिस्वार की मात्रा खंग, ख में विसर्ग की मात्रा ख। तो इसको हम किस ढंग से पढ़ें? 2 तरह से हमें पढ़ना चाहिए और पूरा अभ्यास करना चाहिए, बोलकर और लिखकर। एक क में आकार का, क में हर्षी की, क में दीर्घी की, क में हर्षु कु, क में दीर्घ कु, क में एकार के, क में ऐ कर कै, क में औ कर कौ, को, क में औ कर कौ, क में उनिस्वार कंग, क में विसर्ग क। और फिर इसको इस ढंग से भी पढ़ना चाहिए। का, कि, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। उसी तरह खा, खी, खु, खे, खै, खो, खौ, खंग, ख। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। अब ग में आ की मात्रा गा, ग में ई की मात्रा गी, ग में ई की मात्रा गी, ग में उ की मात्रा गु, ग में ऊ की मात्रा गु, ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गई, ग में ओ की मात्रा गो, ग में औ की मात्रा गौ, ग में अंग की मात्रा गंग, ग में विसर्ग की मात्रा गह। घ में आकार घा, घ में हर्षी घी, घ में हर्षी घी, घ में दीर्घी घी, घ में हर्षु घु, घ में दीर्घु घू, घ में एकार घे, घ में ऐकार घै, घ में ओकार घो, घ में औकार घौ, घ में उनिस्वार घंग, घ में विसर्ग घ। अंग, चूंकि अंग हिंदी में बहुत कम प्रचलित है, नहीं के बराबर है,
इसमें भी हम मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत, सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं च वर्ग पर। तो ये क वर्ग हो गया। क वर्ग में ये 5 अक्षर हैं, क ख ग घ अंग। तो ये पांचों को हमने सीख लिया। अब च वर्ग पर आते हैं। यहाँ च में आकार चा, च में हर्षी ची, च में दीर्घ ची, च में हर्षु चू, च में दीर्घ चू, च में इकार चे, च में ऐकार चै, च में उकार चो, च में औकार चौ, च में उनिस्वार चंग, च में विसर्ग च। इसको इस ढंग से भी पढ़ना चाहिए। च चा ची, ची चू, चू चे, चै चो, चौ चंग च। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, सुर में उतार चढ़ाव कर रहे हैं। यह उतार चढ़ाव बच्चों को सिखाना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए, ताकि वो हिंदी में शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सके। उसी तरह छ पर इसी तरह होगा। छ में आकार छा, छ में हर्षी छी, छ में दीर्घी छी, छ में हर्षु छू, छ में दीर्घ छू, छ में इकार छे, छ में ऐकार, छ में इकार छे, छ में ऐकार छै, छ में उकार छो, छ में औकार छौ, छ में उनिस्वार छंग, छ में विसर्ग छ। उसी तरह ज में होगा। ज में आकार जा, ज में हर्षी जी, ज में दीर्घी जी, ज में हर्षु जू, ज में दीर्घ जू, ज में इकार जे, ज में ऐकार जय, ज में उकार जो, ज में औकार जौ, ज में उनिस्वार जंग, ज में विसर्ग ज। उसी तरह झ में भी होगा। झ में आकार झा, झ में हर्षी झी, झ में दीर्घी झी, झ में हर्षु झू, झ में दीर्घ झू, झ में इकार झे, झ में ऐकार झै, झ में ओकार झो, झ में औकार झौ, झ में उनिस्वार झंग, झ में विसर्ग झ। य का प्रचलन भी हिंदी में बहुत कम होता है। इसका भी हम जो है इसमें मात्रा चिन्ह लगा सकते हैं, स्वर वर्ण लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 12 खड़ी में यह नहीं पढ़ाई जाती है। अब आगे आते हैं हम। ये च वर्ग हो गया। और ट वर्ग, यहाँ ट वर्ग हमने लिखा है। ट में आकार टा, ट में हर्षी टी, ट में दीर्घी टी, ट में हर्षु टू, ट में दीर्घ टू, ट में इकार टे, ट में ऐकार टै, ट में उकार टो, ट में औकार टौ, ट में उनिस्वार टंग, ट में विसर्ग ट। इसको इस ढंग से पढ़िए। ट टा टी, टी टू, टू टे, टै टो, टौ टंग ट। उसी तरह ठ का भी इसी तरह होना चाहिए। ठ में आकार ठा, ठ में हर्षी ठी, ठ में दीर्घी ठी, ठ में हर्षु ठू, ठ में दीर्घ ठू, ठ में इकार ठे, ठ में ऐकार ठै, ठ में ओकार ठो, ठ में औकार ठौ, ठ में उनिस्वार ठंग, ठ में विसर्ग ठ। उसी तरह ड भी पढ़ेंगे। ड में आकार डा, ड में हर्षी डी, ड में दीर्घी डी, ड में हर्षु डू, ड में दीर्घ डू, ड में इकार डे, ड में ऐकार डै, ड में उकार डो, ड में औकार डौ, ड में उनिस्वार डंग, ड में विसर्ग ड। उसी तरह ढ का भी पढ़ेंगे। ढ में आकार ढा, ढ में हर्षी ढी, ढ में दीर्घी ढी, ढ में हर्षु ढू, ढ में दीर्घ ढू, ढ में इकार ढे, ढ में ऐकार ढै, ढ में उकार ढो, ढ में औकार ढौ, ढ में उनिस्वार ढंग, ढ में विसर्ग ढ। उसी तरह ण का भी हम पढ़ेंगे। इसका उच्चारण होता है ण, और एक होता है ये न, ण। तो ण में आकार ण में हर्षी णी, ण में दीर्घी णी, ण में हर्षी नी, ण में दीर्घी णी, ण में हर्षु नु, ण में दीर्घ नु, ण में इकार ने, ण में ऐकार णै, ण में उकार नो, ण में औकार णौ, ण में उनिस्वार णं, ण में विसर्ग ण। अब आते हैं त में आकार ता, त में हर्षी ती, त में दीर्घी ती, त में हर्षु तू, त में दीर्घ तू, त में इकार ते, त में ऐकार तै, त में उकार तो, त में औकार तौ, त में उनिस्वार तंग, त में विसर्ग त।
इसको फिर इस तरह से हम एक बार पढ़ेंगे। त ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तंग त। इस तरह दो तरह से इसको पढ़ना चाहिए और लिखना भी चाहिए। अब आते हैं थ। तो थ में आकार था, थ में हर्षी थी, थ में दीर्घी थी, थ में हर्षु थू, थ में दीर्घु थू, थ में एकार थे, थ में ऐकार थई, थ में ओकार थो, थ में औकार थौ, थ में निस्वार थंग, थ में विसर्ग थ। अब द पर आते हैं। द में आकार दा, द में हर्षी दी, द में दीर्घी दी, द में हर्षु दू, द में दीर्घु दू, द में एकार दे, द में ऐकार दै, द में ओकार दो, द में औकार दौ, द में निस्वार दंग, द में विसर्ग द। अब ध पर आते हैं। ध में आकार धा, ध में हर्षी धी, ध में दीर्घी धी, ध में हर्षु धू, ध में दीर्घु धू, ध में एकार धे, ध में ऐकार धै, ध में ओकार धो, ध में औकार धौ, ध में निस्वार धंग, ध में विसर्ग ध। अब न पर आते हैं। न में आकार ना, न में हर्षी नि, न में दीर्घी नी, न में हर्षु नु, न में दीर्घु नु, न में एकार ने, न में ऐकार नै, न में ओकार नो, न में औकार नौ, न में निस्वार नंग, न में विसर्ग न। प। तो प यहाँ लिखे हैं हम। प में आकार पा, प में हर्षी पी, प में दीर्घी पी, प में हर्षु पू, प में दीर्घु पू, प में एकार पे, प में ऐकार पै, प में ओकार पो, प में औकार पौ, प में निस्वार पंग, प में विसर्ग प। इस तरह प्रत्येक मात्रा के जो नाम होते हैं उस नाम के साथ एक बार पढ़ना चाहिए, फिर बिना नाम के साथ एक बार। प पा पी, पी पु, पू पे, पै पो, पौ पंग प। अब फ पर आते हैं। फ में आकार फा, फ में हर्षी फी, फ में दीर्घी फी, फ में हर्षु फू, फ में दीर्घु फू, फ में एकार फे, फ में ऐकार फै, फ में ओकार फो, फ में औकार फौ, फ में निस्वार फंग, फ में विसर्ग फ। ब में आकार बा, ब में हर्षी बी, ब में दीर्घी बी, ब में हर्षु बू, ब में दीर्घु बू, ब में एकार बे, ब में ऐकार बै, ब में ओकार बो, ब में औकार बौ, ब में निस्वार बंग, ब में विसर्ग भ। भ में आकार भा, भ में हर्षी भी, भ में दीर्घी भी, भ में हर्षु भू, भ में दीर्घु भू, भ में एकार भे, भ में ऐकार भै, भ में ओकार भो, भ में औकार भौ, भ में निस्वार भंग, भ में विसर्ग भ। म में आकार मा, म में हर्षी मी, म में हर्षी मी, म में दीर्घी मी, म में हर्षु मु, म में दीर्घु मु, म में एकार मे, म में ऐकार मै, म में ओकार मो, म में औकार मौ, म में निस्वार मंग, म में विसर्ग म। य में आकार या, य में हर्षी यी, य में दीर्घी यी, य में हर्षु यु, य में दीर्घु यू, य में एकार ये, य में ऐकार ये, य में ओकार यो, य में औकार यो, य में निस्वार यंग, य में विसर्ग व। यह र का हमने यहाँ लिखा है। र में आकार रा, र में हर्षी री, र में दीर्घी री, र में हर्षु। तो यहाँ एक ध्यातव्य है कि र में हर्षु जो है नीचे नहीं लगता है, र के ठीक बीच में लगता है, और दीर्घु भी र के बीच में लगता है, नीचे नहीं लगता है। तो यही हर व्यंजन में हर्षु दीर्घु ये नीचे लगता है, लेकिन र के साथ ऐसा नहीं है, र के साथ अपवाद है। रमे का रे, रमै का रे, रमो का रो, रमौ का रो, रमो निस्वार रंग, रमे विसर्ग र। ल में आकार ला, ल में हर्षी ली, ल में दीर्घी ली, ल में हर्षु लू, ल में दीर्घु लू, ल में का ले, ल में ऐ का ले, ल में का लो, ल में औ का लो, ल में निस्वार लंग, ल में विसर्ग ल। व में आकार वा में हर्षी वी, व में दीर्घी वी, व में हर्षु वु, व में दीर्घु वू, व में एकार वे, व में ऐकार वै, व में ओकार वो, व में औकार वो, व में निस्वार वंग, व में विसर्ग व। अब तालवेश, मूर्धान्यश, दंश, ये तीन स है।
तीनों स का नाम दिया गया है। पहला है मूर्धन्य श, श, श। दूसरा है तालव्य श, तालव्य श, तालु से उच्चारित होने वाला श, श। श, मूर्धा से उच्चारित होने वाला स, मूर्धन्य श। मूर्धन्य स, दंत से उच्चारित होने वाला स, दंत स। श, श, स, श, स, स। इस तरह से उच्चारण बच्चों को सिखाना चाहिए, इसको बार बार उच्चारण कराना चाहिए। इसी तरह इसमें मात्रा लगाएंगे तो श, श में आकर शा, श में हर्षी शी, श में दीर्घी शी, श में हर्षु शु, श में दीर्घु शु, श में इकार शे, श में इकार शई, श में ओकार शो, श में औकार शौ, श में निस्वार संग, श में विसर्ग स। उसी तरह मूर्धन्य स, श में आकार सा, श में हर्षी सी, श में दीर्घी सी, श में हर्षु सु, श में दीर्घु शु, श में इकार शे, श में इकार सै, श में औकार शो, श में औकार सौ, श में निस्वार संग, श में विसर्ग स। दंत स, दांत से उच्चारित होने वाला स, स में आकार सा, स में हर्षी सी, स में दीर्घी सी, स में हर्षु सु, स में दीर्घु सु, स में इकार से, स में इकार सै, स में औकार शो, स में औकार सौ, स में निस्वार संग, स में विसर्ग स। हाँ, हाँ। उसी तरह हा में चलेगा हा में आकार हा में हर्षी ही, हा में दीर्घी ही, हा में हर्षु हु, हा में दीर्घु हु, हा में इकार हे, हा में इकार है, हा में उकार हो, हा में उकार हौ, हा में निस्वार हंग, हा में विसर्ग हा। फिर क्ष, संयुक्त, कुछ संयुक्त व्यंजन है। क्ष, 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 क्ष में इसी तरह चलेगा। क्ष, क्ष में आकारक्षा, त्र, त्र में इसी तरह चलेगा। ज, इसी तरह चलेगा। श्र, इसी तरह चलेगा। द्विगुण व्यंजन अड़ और अढ़, इसमें भी हम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं और उच्चारण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने देखा कि सभी वर्णों के साथ ये स्वर आते हैं तो एक नया अक्षर बन जाता है, एक नई ध्वनि तैयार हो जाती है, एक नई ध्वनि खड़ी हो जाती है। इसी को हम 12 खड़ी कहते हैं। तो 12 खड़ी में री को नहीं रखा गया है, 12 खड़ी में री को जो है नहीं रखा गया है। यह क्यों नहीं रखा गया है, इसका कोई कारण नहीं है। तो री को नहीं रखा गया है। उसी तरह त्र, त्र जो बनता है तो ये त जोड़ र, क्योंकि इसमें भी र आता है तो इसमें री की मात्रा नहीं लगती है। और ज्यो, त्र, श्र, श्र, तो श्र कैसे बना है, श र, तो श र, इसमें भी र आता है तो इसमें री की मात्रा नहीं लगती है। तो री की मात्रा के साथ हम पढ़ सकते हैं, जैसे क में री, क्री, क में ग में री ग्री, घ में री ग्री। तो इस तरह हम पढ़ सकते हैं, लेकिन
श्र के साथ नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंत में र आ जाता है। तो श्र श्र, जब आधा श्र हो जाता है तब इसका रूप इस तरह बदल जाता है। इसमें इस तरह लगाते हैं। तो इस तरह हमारा जो है 12 खड़ी का क्लास समाप्त होता है। आप लोगों ने जो समय दिया, बहुमूल्य समय दिया और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।